नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीव सिकरवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में। और आज से मैं CRPC शुरू करने जा रहा हूं। शुरू से शुरू करेंगे और एंड तक पूरा करेंगे इसको। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सेक्शन को इस तरीके से आपको बताया जाए कि उस सेक्शन में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हों सभी पर यहां डिस्कशन हो जाए और आपको कहीं और जगह ना जाना पड़े CRPC पढ़ने के लिए। तो बस रिक्वेस्ट एक ही होगी आपसे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट जब होगा वीडियो का तो जिस सेक्शन को हम पढ़ा रहे होंगे उस सेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले CRPC पे आगे जाने से पहले कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक ले लें, पेन ले लें, CRPC का बेयर एक्ट ले लें और उसका सेक्शन नंबर 1 खोल लें और फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर नहीं है किसी के पास तो वीडियो को पॉज करें, पहले इन चीजों को रखें अपने पास, देन वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। और अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देखा, पूरा देखा, तो मेरा दावा है कि जिसने CRPC को आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा उसको भी इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी 80% बातें वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। और जिन लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं वो 100% बातें जरूर सीख जाएंगे आज। इवन कैसे पढ़ना है एक्ट को वो भी आज आप यहां बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो पहले ये चीजें कलेक्ट करें फिर आगे बढ़ें। तो किसी भी सेक्शन पे जाने से पहले मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, मैं आपको बता दूं कि उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना जरूरी है। उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आपको आई बटन पे देता हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, पहले वो वीडियो को देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू करें। और दूसरी रिक्वेस्ट, जो साथी लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। और नोटिफिकेशन बटन को भी टच कर लें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें जिससे कि मेरी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहें। चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं CRPC। तो दोस्तों CRPC को मैं बताता हूं कि पिछली वीडियो में से कुछ बातें मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखेंगे तो यहां पे भी कवर हो जाएंगी। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। किसी एक्ट का क्या नाम है? तो जब हम CRPC पढ़ने जा रहे हैं तो CRPC का नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। 1973 साथ बोलेंगे तभी नाम कंप्लीट होगा। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ना बोलें, इसका कंप्लीट नाम है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दा भी लगाएं नाम से पहले, अकेला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी ना लिखें। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नंबर 2, हर एक्ट का एक नंबर होता है। वो नंबर CRPC के लिए, CRPC का एक्ट नंबर है 2 और ये नंबर कभी भी अकेला नहीं बोला जाएगा। ये हमेशा उस ईयर के साथ बोला जाएगा जिस ईयर में ये एक्ट पास हुआ है। तो ये 2 नंबर पे पास हुआ था ये एक्ट 1974 में। ये ईयर कब से शुरू माना जाएगा मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि कई बार सेशन 1 अप्रैल से शुरू माना जाता है, लेकिन ये वाला ईयर जनवरी से ही शुरू माना जाएगा। तो जनवरी के महीने में 1974 के जनवरी के महीने में पास होने वाला ये दूसरा एक्ट था, इसलिए इस एक्ट का नंबर पड़ा है नंबर 2। तो CRPC का अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि CRPC द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का एक्ट नंबर कितना था तो आप बताएंगे एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। तीसरी बात, प्रेसिडेंट साहब की इस एक्ट को पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब की एसेंट किस डेट को मिली? तो प्रेसिडेंट साहब की एसेंट इस एक्ट को मिली थी 25 जनवरी 1974 में। याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जस्ट बिफोर वन डे 26 जनवरी। 26 जनवरी एक बहुत अच्छा डेट है जिसके रिलेशन में हम लोग याद रख सकते हैं कि उससे जस्ट एक दिन पहले
25 जनवरी 1974 को प्रेसिडेंट साहब की एसेंट इस एक्ट को मिली और उसी दिन ये नोटिफाइड हो गया गजट में। दोनों डेट सेम है। अब तीसरी बात एक और याद रखनी पड़ेगी यहीं पे आपको कि नोटिफिकेशन की डेट अलग हो सकती है और किस डेट से ये एक्ट फोर्स में आएगा वो डेट अलग हो सकती है। डेट सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। जैसा कि इस केस में देखें, सीआरपीसी के केस में देखें तो सीआरपीसी किस डेट से एप्लीकेबल होगी, फोर्स में आएगी, तो उसके लिए है 1 अप्रैल 1974। इसको आप ध्यान कर सकते हैं। 1 अप्रैल से बड़ी एक सबको पता है कि ये डेट कौन सी होती है, अप्रैल फूल के नाम से जानी जाती है, तो उसके रिलेशन से आप याद रख सकते हैं कि 1 अप्रैल 1974 से ये एक्ट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एप्लीकेबल हुआ, फोर्स में आया। अब इस पे और आगे जाने से पहले हर एक्ट का आप जब भी पढ़ें, कोई भी एक्ट पढ़ें, तो उसका प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ें। मैं एक बात बताता हूं आपको, ये किस लिए जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव या प्रीएम्बल, कि जब भी कहीं आप किसी एक्ट को पढ़ते समय कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, किसी फ्रेज का मीनिंग निकालने के लिए या किसी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, किसी सेक्शन का पर्पस जानने के लिए कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, तो ये प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव ही होता है जो हेल्प करता है कोर्ट्स की, लॉयर्स की, टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड और एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो अगर लेजिस्लेचर की एक्चुअल इंटेंशन जानने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस ऑब्जेक्टिव की हेल्प ली जाती है। तो इस सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव कहां मिलेगा आपको? ध्यान देना, सबसे ऊपर सबसे पहले एक्ट का नाम लिखा मिलेगा, उसके बाद एक्ट का नंबर लिखा मिलेगा और उसके जस्ट नीचे एक साइड में आपको पहले तो ये डेट मिलेगी नोटिफिकेशन की और एसेंट की, और फिर उसके जस्ट नीचे चौथे नंबर पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ। तो सीआरपीसी का क्या ऑब्जेक्टिव है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ये इसका प्रीएम्बल कहें या ऑब्जेक्टिव कहें, ये सीआरपीसी का ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के आप दो बातों पे जरा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है यहां पे कंसोलिडेट और एक वर्ड है अमेंड। तो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड। जो लॉ अलग अलग बिखरे हुए थे क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड लॉ? ध्यान देना, नेक्स्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जो लॉज थे, जो अलग अलग पड़े हुए थे, छोटे छोटे थे, इस एक्ट का पर्पज ये था कि उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए और कहीं अमेंडमेंट की जरूरत है तो वहां पे अमेंडमेंट कर दिया जाए। ये तीन बातें, कंसोलिडेट एंड अमेंड, और ये अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू व्हाट? क्रिमिनल प्रोसीजर ओनली। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। कब फोर्स में आया? डेट फ्रॉम विच द एक्ट केम इनटू फोर्स, इट वाज 1 अप्रैल 1974। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में मैं बात कर लेता हूं। क्या 1973 से पहले सीआरपीसी का कोई और एक्ट था, क्रिमिनल प्रोसीजर का कोई एक्ट था? तो जवाब यस, हां था, और सेम नाम था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बट ईयर चेंज था 1889। इसीलिए ईयर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखना कि जब भी आप नाम पढ़ें तो उसके साथ ईयर जरूर बोलें, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1889 की बात कर रहे हैं या 1973 की बात कर रहे हैं, इसीलिए ईयर बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि 1973 से पहले लॉ था द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1889 का। अब हुआ क्या कि इसमें जब जरूरत पड़ी अमेंडमेंट की और कंसोलिडेट करने की, तो फिफ्थ, ध्यान देना, एक क्वेश्चन बनता है यहां पे कि फिफ्थ लॉ कमीशन था जिसको हेड किया था डॉक्टर जस्टिस
केवी के सुंदरम जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने हेड किया था 5th लॉ कमीशन को, और 5th लॉ कमीशन ने अपनी 41st रिपोर्ट दी थी, 41वीं रिपोर्ट दी थी, और जिसमें रिकमेंड किया था कि ये सीआरपीसी को अमेंड किया जाए, दूसरी सीआरपीसी इसकी जगह पे लाई जाए। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 41st रिपोर्ट ऑफ 5th लॉ कमीशन headed by Dr. Justice KV K Sundaram, the act, the Code of Criminal Procedure 1973 was passed। तो यहां से कितने क्वेश्चन बने कि कौन सी रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की जिसके आधार पे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 पास किया गया? तो जवाब होगा 41st रिपोर्ट थी। कौन से कमीशन की थी? तो जवाब होगा 5th कमीशन की थी। इस 5th कमीशन को हेड किसने किया था? चेयरमैन कौन थे? तो जवाब होगा डॉक्टर जस्टिस केवी के सुंदरम साहब थे। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री को भी आप ध्यान देंगे, और इससे आगे मैं अब चलता हूं थोड़ा सा कि अब अंदर चलेंगे, अब सेक्शन पे बात करते हैं। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीआरपीसी। देखिए किसी भी एक्ट की, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं सीआरपीसी के बारे में कि सीआरपीसी में टोटल चैप्टर नंबर 37 है। 37 को याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्ट का नाम में ईयर आता है 1973, तो 73 के अगर डिजिट आप इंटरचेंज कर देंगे तो 37 हो जाता है। तो नंबर ऑफ टोटल चैप्टर्स कितने होंगे सीआरपीसी में? 37। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितनी होंगी? नए लोगों के लिए मैं बता दूं, बिल्कुल जो लॉ के नए स्टूडेंट्स हैं, कि सेक्शन क्या होता है कि जो बातें हम एक साथ कहना चाहते हैं उनको एक जगह रख दिया जाता है और उनको एक नंबर दे दिया जाता है किसी भी लॉ में, और वो सारी बातें उसी नंबर से जानी जाती हैं। तो और सीरियल वाइज होती हैं, एक से लेके लास्ट तक जितनी भी हो, अलग अलग एक्ट में सेक्शंस अलग अलग होती हैं। तो सीआरपीसी में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 484। याद रखने के लिए 4 और 4 का प्लस 8 बीच में आ गया। और इसी सीआरपीसी में 2 शेड्यूल दिए गए हैं जो बिल्कुल सीआरपीसी के लास्ट में मिलते हैं। शेड्यूल हमेशा किसी भी एक्ट के लास्ट में मिलेंगे आपको। कितने शेड्यूल हैं सीआरपीसी में अगर क्वेश्चन आए तो 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 2। फर्दर शेड्यूल नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड शेड्यूल नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बताया गया है? शेड्यूल में यह बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, किसके द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा, यह सब शेड्यूल फर्स्ट में बताया गया है। और शेड्यूल फर्स्ट में कि ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा, ऑफेंस बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, और किस मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल होगा या सेशन कोर्ट से द्वारा ट्रायल होगा, ये सारी बातें शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में बताई गई हैं। शेड्यूल 2 में क्या बताया गया है? शेड्यूल 2 में ध्यान देना 56 लगातार नंबर है 56 फॉर्म्स दिए गए हैं। ये क्या है? फॉर्मेट्स हैं कि अगर कुछ भी फॉर्मेट आपको बनाना हो, कोई नोटिस देना है, कोई सम्मन देना है, वारंट इशू करना है, कोई प्रोक्लेमेशन है, तो वो किस फॉर्मेट पे बनाई जाए, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, वो आपको सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल में मिलेंगे, और वो आप देखेंगे उनको तो 56 नंबर तक जाता है फॉर्म संख्या। एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने लिखा है टोटल चैप्टर नंबर 37। तो आप अगर गिन के देखेंगे, शुरू से गिनना शुरू करें, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि ये चैप्टर नंबर 37 से ज्यादा भी हो जाए। उसके पीछे क्या रीजन होता है, कैसे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन लास्ट चैप्टर का नंबर ध्यान देना, लास्ट चैप्टर का नंबर 37 ही होगा और फर्स्ट चैप्टर का नंबर 1 ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि लॉ को अमेंड करना पड़ जाता है, उसमें एक नया चैप्टर ऐड करना पड़ जाता है, तो रिलेटेड चैप्टर के साथ में उस चैप्टर को ऐड किया जाएगा अमेंडमेंट के बाद, और उस चैप्टर का जो नंबर होगा वो कैपिटल ए लगा के दिया जाएगा। जैसे कि
चैप्टर नंबर 6 के साथ कोई नया चैप्टर ऐड करना है लेजिस्लेचर को, तो उस चैप्टर का नंबर 7 नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी 7 नंबर किसी दूसरे चैप्टर को मिला हुआ है। इसीलिए उस नए चैप्टर का नंबर हो जाएगा 6 कैपिटल ए। इसी तरीके से टोटल 37 थे, बट 6 कैपिटल ए ऐड होने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो एक्चुअल में तो ज्यादा हो गया, बट क्वेश्चन में आपका जवाब केवल और केवल 37 ही होगा। जो लास्ट नंबर ऑफ चैप्टर होगा वो जवाब होता है चैप्टर का कि कितने चैप्टर हैं। सिमिलरली सेक्शंस के लिए भी होता है कि सबसे लास्ट नंबर क्या है सेक्शन का सीआरपीसी के अंदर, वो है 484। अगर आप 1 से काउंट करना शुरू करें सेक्शंस को, हो सकता है कि वो सेक्शंस नंबर 484 से ज्यादा हो जाएं जब आप सबको गिनेंगे, सारी सेक्शंस को। लेकिन आंसर क्या होगा कि जो लास्ट सेक्शन का नंबर होगा आपका आंसर वही होगा। कोई पूछता है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन सीआरपीसी में कितने होंगे, तो जो नंबर लास्ट सेक्शन का होगा उतने ही टोटल नंबर सेक्शंस आपने बताने हैं, और वो है सीआरपीसी में 484। जिस तरीके से अमेंडमेंट चैप्टर में हुआ था उसी तरीके से कई बार अमेंडमेंट सेक्शन में करना पड़ जाता है। तो सपोज 41 सेक्शंस पहले से ही दे रखी है सीआरपीसी में, और उसी के साथ अरेस्ट से रिलेटेड ये सेक्शन है, और अरेस्ट से रिलेटेड कोई और प्रोविजन अगर अमेंड करना है तो वो सेक्शन 41 के नीचे लिखना होगा, तो उस सेक्शन का नंबर दिया जाएगा 41 कैपिटल ए। नंबर चेंज नहीं होता इससे, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर आपका वही होगा जो लास्ट नंबर ऑफ चैप्टर या लास्ट नंबर ऑफ सेक्शन होगा, तो टोटल नंबर हमारा आंसर वही होगा। अब इसमें और भी आपको अगर ये याद रखने हैं चैप्टर, सेक्शंस और शेड्यूल एंड फॉर्म्स कितने हैं, तो आप एक देखो इसमें रीजनिंग लगा के देखें। 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। लगातार 2 से शुरू होके डिजिट आ रहे हैं इसमें। तो 2 से क्या शुरू हो, 2 से क्या मिलेगा आपको, शेड्यूल्स, 2 शेड्यूल्स हैं। और 3 कहां यूज होगा, 3 7 के साथ यूज होगा, 37 या इसका 73 का इंटरचेंज कर लें, 37 नंबर है चैप्टर। 4 कहां यूज होगा, 484 सेक्शन नंबर हो गई 484। 5 कहां शुरू हो रहा है, 5 और 6 लगातार दोनों 56 नंबर फॉर्म्स हैं सेकंड शेड्यूल में। तो इस तरीके से छोटे छोटे लॉजिक लगा के आप इनको याद रख सकते हैं। फ्यूचर में अभी कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो इस लॉजिक को अगर आप एक बार माइंड में अप्लाई कर लेंगे तो जवाब आपका ठीक होगा। आप भूल भी जाएंगे तब भी आप चारों ऑप्शंस को देख के जवाब ठीक दे पाएंगे। तो अब मैं आगे आता हूं सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीआरपीसी। देखिए जिस तरीके से एक्ट का एक नाम होता है, एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरीके से हर सेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव, एक प्रियम्बल और एक नाम होता है। हर सेक्शन का नाम होता है। सेक्शन से भी पहले हर चैप्टर का एक नाम होता है। सेक्शन से पहले आएंगे चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शंस होंगी। हर चैप्टर का एक नाम होगा और वो नाम क्या सजेस्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान रखिएगा। वो नाम क्या सजेस्ट करता है, वो नाम सजेस्ट करता है कि इस चैप्टर में होगा क्या। उस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते कभी आपको कहीं कंफ्यूजन आ जाए तो उसका मीनिंग, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, किसी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, किसी फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए आप चैप्टर के नाम की हेल्प लेंगे और उससे आप जब चैप्टर के नाम को देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जब उसके रिलेशन में आप समझेंगे। सिमिलरली जब किसी सेक्शन को आप पढ़ रहे होंगे तो वहां सेक्शन का भी एक हेडिंग होता है, हेड नोट होता है वहां पे भी, और वो हेडिंग उस सेक्शन के लिए प्रियम्बल का काम करता है, उस सेक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करता है। तो कहीं उस सेक्शन को पढ़ते पढ़ते कहीं कंफ्यूजन आ जाए, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आए, तो आप उस सेक्शन के हेडिंग के साथ उस वर्ड का मीनिंग, उस फ्रेज का मीनिंग निकालने की कोशिश करें, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअल मीनिंग लॉ में आपको समझ आ जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर मैं अभी आपके साथ शुरू कर रहा हूं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, और उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर सेक्शन है नंबर 1। और ध्यान रखिएगा मोस्टली सेक्शन नंबर 1
हर एक्ट के अंदर आपको 3 बातें ही बताएगा। किसी भी एक्ट में जाएंगे वहां पे कितनी बातें बताएंगे, मेरी फिंगर्स को पिक्चर बनाएंगे अपने माइंड में तो हमेशा याद रहेगा कि 3 बातें ही वो हर सेक्शन नंबर 1 हर एक्ट में बताती है। तो सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, उसका हेडिंग है, उसका प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव है सेक्शन नंबर 1 का, शॉर्ट टाइटल, कॉमा, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। हिंदी में बोलें तो संक्षिप्त नाम, एक्सटेंट विस्तार और कमेंसमेंट मींस प्रारंभ कब से होगा। तो ये सेक्शन नंबर 1 का हेडिंग है। 3 बातें लिखी हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तीनों बातों को एक्सप्लेन करने के लिए इस बॉडी में 3 सब सेक्शन बनाए गए हैं। सेक्शन नंबर 1 के सब सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट टाइटल बताया जाएगा, संक्षिप्त नाम बताया जाएगा। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में एक्सटेंट बताया जाएगा और सेक्शन नंबर 1 के सब सेक्शन 3 में कमेंसमेंट प्रारंभ बताया जाएगा। तो पहले मैं सेक्शन 1 की सब सेक्शन 1 लेता हूं जिसमें शॉर्ट टाइटल के बारे में लिखा जाएगा। तो जो बिल्कुल बेयर एक्ट की लैंग्वेज है मैं वही लैंग्वेज यहां लिखी है मैंने और उसको फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसमें कैसे हमें लॉ को पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप डिपेंड ना रहें किसी के ऊपर कि आपको कोई लॉ पढ़ाए तभी आपको लॉ समझ में आए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने आप खुद लॉ की बुक लेके बैठें तो एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल सेंस उस लॉ की आप समझ सकें। उसके लिए आप कैसे पढ़ें लॉ को, मैं साथ के साथ वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो उसकी जो लैंग्वेज है सेक्शन 1 की सब सेक्शन 1 लिखा है, द एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाती है बस इतने में ही। इसमें समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बट जो लोग इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जो डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है यहां पे। जिनको थोड़ा पढ़ना है वो थोड़े पढ़ के भी मेरी वीडियो को आगे आप बढ़ के जा सकते हैं, बट जिन्हें डीप जानकारी लेनी है तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, इसको दोबारा से पढ़ के मैं बताऊंगा आपको। द एक्ट मे बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। देखो, सबसे पहले जानने वाली बात नए स्टूडेंट्स के लिए, यहां पे दा के बाद ए कैपिटल बना के एक्ट लिखा है। ये ऐसे वाला एक्ट नहीं लिखा है, स्मॉल एक्ट। अगर स्मॉल ए से मैं एक्ट को शुरू करता तो गड़बड़ हो जाती लॉ में। स्मॉल एक्ट का मतलब हिंदी में होता है कार्य, जो हम एक्ट करते हैं। बोला क्या एक्ट किया है तुमने, तुम्हारे इस एक्ट से ये हो जाएगा, वो वाला एक्ट है ये। अगर स्मॉल ए लिख दिया होगा कहीं भी, तो जब भी आप लॉ में कहीं भी एक्ट यूज करें और उसे कानून के लिए अगर आपको यूज करना है तो ऑलवेज कैपिटल ACT लिखें। और कार्य करने वाले एक्ट के लिए अगर यूज करना है एक्ट तो स्मॉल ACT लिखें, ध्यान रखें इस बात को। तो एक्ट की बात है, द एक्ट में, अगला मैंने सर्कल किया है मे पे। देखिए लॉ में 2 वर्ड यूज मिलेंगे आपको, होते हुए मिलेंगे। एक वर्ड मिलेगा मे और एक वर्ड मिलेगा आपको सेल, SHALL। मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो प्लीज मुझे कोऑपरेट करिएगा, समझने की कोशिश करें। तो 2 वर्ड आपको मिलेंगे, मे MAY मे एंड सेल SHALL। दोनों के मीनिंग में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। मे वर्ड अगर यूज हो रहा है तो मे से यह क्लियर होता है कि वहां पे डिस्क्रिशन आ जाएगी कि ऐसा कर भी सकते हैं और ऐसा नहीं भी कर सकते। लेकिन जहां सेल वर्ड यूज हो जाएगा वहां डिस्क्रिशन खत्म कर देता है लेजिस्लेचर, लॉ खत्म कर देता है, वहां डिस्क्रिशन नहीं बचती। अब वही करना पड़ेगा जो लॉ में लिखा है। तो यहां मे लिखने से क्या डिफरेंस आया, और अब जब लॉ को आप समझने की कोशिश करें ना तो ऐसा करें कि यहां पे मे ना होके सेल होता तो क्या मीनिंग निकलता, तो क्या डिफरेंस आ जाता लॉ में। इस तरीके से आप समझेंगे, हमेशा के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझते चले जाएंगे। तो यहां पर लिखा है द एक्ट मे बी कॉल्ड, मींस ये जो एक्ट है, जो ये 1973 का एक्ट नंबर 2 है, इसको आप कह सकते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। मे वर्ड यूज हुआ है, इट मींस आपकी डिस्क्रिशन है कि आप ये कह सकते हैं। अगर मैं कहता हूं मे की जगह यहां पे सेल वर्ड यूज कर दिया गया होता तो क्या डिफरेंस आ जाता लॉ में,
तो फिर आप बाउंड हो जाते, कोर्ट्स बाउंड हो जाती, लॉयर्स बाउंड हो जाते, टीचर्स बाउंड हो जाते कि इस एक्ट का नाम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अलावा और आप कुछ नहीं लिख पाते। हम सीआरपीसी भी नहीं लिख पाते, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी नहीं लिख पाते, या द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर विदाउट 1973 भी नहीं लिख पाते, बिकॉज हमारी डिस्क्रिप्शन खत्म कर दी गई होती अगर यहां पे सेल वर्ड यूज हो गया होता। तो मे का डिफरेंस देखो आपको कितना जबरदस्त डिफरेंस आता है। इसलिए जब भी आप लॉ को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि वहां पे मे लिखा है या सेल लिखा है, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि डिस्क्रिप्शन है या डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो यहां पे दो सेक्शन 1 की सब सेक्शन 1 में दो बातें, एक्ट बताया और मे बताया, और ये द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में होने से अब आप द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी बोल देंगे चलेगा, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोल देंगे चलेगा, 1973 लिखेंगे नहीं लिखेंगे चल जाएगा, सीआरपीसी लिख देंगे चल जाएगा। अगर सेल होता तो ये सब नहीं चलता और केवल ओनली एंड ओनली you will have only and only one option, or it was the code of criminal procedure 1973. next come to the, अब देखो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। लॉ को आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां पे वर्ड यूज हुआ है शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 का स्टार्टिंग आप देखेंगे, वर्ड्स पे बहुत ध्यान दें। आप जब भी लॉ पढ़े ना तो वर्ड्स पे बहुत ध्यान दें। वर्ड्स की ही महिमा है यहाँ पे। एक वर्ड्स का मीनिंग अगर आप सही से कोर्ट को कन्विंस कर पाए, कन्वे कर पाते हैं वर्ड का मीनिंग, आपकी जजमेंट बदल जाएगी, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बदल जाएंगे। देखिए, इसीलिए मैंने जब ध्यान दिया कि यहाँ पे वर्ड लिखा है शॉर्ट टाइटल, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या लॉन्ग टाइटल भी कोई होता है? भाई अगर शॉर्ट टाइटल लिखा है, यहां सिंपल टाइटल भी तो लिखा जा सकता था शॉर्ट टाइटल की बजाय, लेकिन नहीं, लेजिस्लेचर ने लिखा है शॉर्ट टाइटल। इट मींस कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइटल भी होता होगा। तो जरा वीडियो को पॉज करें और फिर माइंड अप्लाई करें कि लॉन्ग टाइटल क्या होता है और कहां लिखा है इस पूरे एक्ट में, कहीं लिखा भी है या कहीं और लिखा है। पॉज करें, सोचें और फिर खुद से देखें कि क्या जवाब आता है। और अब मैं आगे दोबारा वीडियो को ऑन करेंगे तो मेरा जवाब मिलेगा। देखिए, लॉन्ग टाइटल भी होता है। वेदर देयर मे बी लॉन्ग टाइटल, ये क्वेश्चन अगर किसी से पूछा जाए तो जवाब क्या आएगा? पता नहीं, हां, नहीं। और अगर किसी ने कहा कि हां, तो उससे पूछा जाए बताइए लॉ में कहां लिखा है लॉन्ग टाइटल, तो मेरा दावा है कि 95% लोग नहीं बता पाएंगे। बट आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बता पाएंगे। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? जो मैंने आपको बताया शुरू में, एक एक्ट का प्रीएम्बल होता है, एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वही एक्ट का लॉन्ग टाइटल होता है। तो लॉ को आप ऐसे ही पढ़ें। लॉ में आप वर्ड्स का बहुत ध्यान दें कि वर्ड्स क्या लिखे हैं। अगर वर्ड्स पे आप ध्यान देने लग गए, कॉमास पे आप ध्यान देने लग गए, आपका जो पढ़ने का तरीका है, मीनिंग निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये सेक्शन 1 की सब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाती है और शॉर्ट टाइटल भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट को बताएगी सेक्शन 1 की सब सेक्शन 2। एक्सटेंट का मतलब हिंदी में बोले तो विस्तार, और विस्तार का मतलब यह है कि इस एक्ट को इंडिया में कहां तक अप्लाई किया जा सकता है। तो एक लाइन में, छोटी सी लाइन में सेक्शन 1 की सब सेक्शन 2 को, एक्सटेंट को क्लियर कर दिया। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ध्यान देना, टू द होल ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो सीआरपीसी है ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगी। जहां जहां इंडिया है वहां वहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगी। एक और मैं बात बताऊंगा, यहीं आपको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनता है, नई बात है तो बन सकता है क्वेश्चन। 2019, ध्यान देना, 31 अक्टूबर 2019, डेट याद कर लीजिएगा। कहां लिखूं? 31 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रख लीजिएगा। इस डेट के बाद से, इस डेट के पहले यहां पे लिखा हुआ था इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया
एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब इस डेट के बाद से वो वर्ड एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये 4 वर्ड यहां से हटा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के द्वारा, क्वेश्चन बन सकता है कौन से एक्ट के द्वारा ये वर्ड हटाए गए। तो एक्ट का नाम भी याद कर लीजिएगा, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पूरा बताना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए 2018, 2019, 2020 यही नंबर से आंसर चेंज कर देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपने ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के पास होने के बाद, जो कब से एप्लीकेबल हुआ था 31 अक्टूबर 2009, उसके बाद से ये वर्ड्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हटा दिए गए और नाउ द सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। देखो सेक्शन मोस्टली मैंने देखा है कि सब लोग इतना पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं कि इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है। मेन लॉ क्या होता है, जो नए लोग हैं मैं बता देता हूं, उनको ध्यान रखिएगा और ये बात शायद आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगी, तो इसीलिए एक बार से ही ध्यान रखिएगा कि मेन लॉ वो नहीं होता है जो मेन बॉडी में लिखा होता है। मेन लॉ वो होता है जो प्रोवाइजो में लिखा होता है, जो एक्सेप्शन में लिखा होता है। अगर आप मेन चीज पढ़ गए, प्रोवाइजो नहीं पढ़ा, एक्सेप्शंस नहीं पढ़े, मींस आपने एक्ट नहीं पढ़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेन बॉडी के साथ साथ प्रोवाइजो बिल्कुल ना छोड़ें पढ़ना, एक्सेप्शंस बिल्कुल ना छोड़ें पढ़ना, हमेशा पढ़ें आप प्रोवाइजो एंड एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 के साथ एक प्रोवाइजो दिया गया है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, दिस कोड मीन्स CRPC, द प्रोविजंस ऑफ CRPC shall, वर्ड आया है सेल, ध्यान देंगे, सेल नॉट, नेगेटिव सेंस में सेल नॉट अप्लाई टू, 2 चीजें हैं। प्रोवाइजो में लिखा है कि प्रोविजंस ऑफ दिस कोड सेल नॉट, अब सेल मीन्स बाउंड हैं, कंपल्सन कर दिया, डिस्क्रिशन खत्म कर दी, अब बाउंड है कि ये प्रोविजन CRPC के नहीं होंगे अप्लाई, तो नहीं होंगे। कहां कहां नहीं होंगे? 2 चीजें, सेल नॉट अप्लाई टू, नंबर 1 द स्टेट ऑफ नागालैंड। क्वेश्चन हमेशा जब भी आपको मिलेगा किसी एग्जाम में, प्रोवाइजो से मिलेगा, एक्सेप्शन से मिलेगा। जुडिशरी के एग्जाम में खास तौर से आपको क्वेश्चन एक्सेप्शन से और प्रोवाइजो से मिलेंगे, तो आप कभी उनको मिस ना करें, हमेशा उनको जरूर पढ़ें और सेक्शन पूरी पढ़ें, हेडिंग से लेकर और जब तक उसका लास्ट वर्ड खत्म नहीं हो जाता तब तक पढ़ें, तो उसमें सभी कुछ आ जाएगा, प्रोवाइजो एक्सेप्शन सब आ जाएंगे। तो प्रोवाइजो ये कहता है कि ये जो CRPC है इसके प्रोविजंस 2 जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो 2 जगह कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्टेट ऑफ नागालैंड पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, नंबर 2 द ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होंगे। तो ये 2 प्रोवाइजो में 2 बातें लिखी हैं कि कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये प्रोवाइजो एक तरीके से आप देखें तो इस मेन लाइन का एक्सेप्शन है। ये तो कह रहा है कि पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होंगे, बट प्रोवाइजो ने कह दिया कि 2 जगह एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो मेन लाइन का एक्सेप्शन है। लेकिन इस प्रोवाइजो का भी एक्सेप्शन है, लॉ में यही बड़ी खूबसूरती है, एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन है। तो यहां प्रोवाइजो के अंदर और क्या एक्सेप्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। यहां मैंने समझाने के लिए ब्रेक कर करके लिखा है इसको, बाकी आप लगातार जब बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको आप ब्रेक करना सीखें। जब लॉ को आप ब्रेक करना सीख जाएंगे मींस आप लॉ को पढ़ना सीख गए। और मेरी कोशिश यही रहेगी यहां पे कि मैं आपको लॉ पढ़ना सिखाऊं। जब आप लॉ पढ़ना सीख जाएंगे तो मेरी वीडियो का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी आपको, आप खुद ही बुक लेके बैठेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो प्रोवाइजो का एक्सेप्शन है नंबर 1 कि प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 8
चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। ध्यान देना, 3 चैप्टर पूछे जा सकते हैं, 8, 10 एंड 11। कंफ्यूजन में कंटिन्यू मत कर देना, 8, 9, 10, नो 9 नहीं है। चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, इन तीनों के प्रोविजंस लागू होंगे। पहली बात बताई पूरी इंडिया पे लागू होंगे, फिर बता दिया कि इस पोर्शन पे नहीं होंगे, फिर बता रहे हैं कि सीआरपीसी के ये 3 चैप्टर लागू होंगे। तो ये खूबसूरती है, जब ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आनंद आएगा पढ़ने। सीआरपीसी के प्रोविजन जो चैप्टर 8 में, चैप्टर 10 में और चैप्टर 11 में दिए गए, तो ये भी सेल वर्ड यूज होगा, सेल ही पढ़ा जाएगा। हालांकि लॉ मैंने सेल वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग पहले सेल से ही निकाला जाएगा। और ये एप्लीकेबल होंगे स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे, जहां पहले मेन लाइन को मना किया गया था। अब और देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं फिर से समअप करूंगा कि मेन बात ये कही गई थी कि पूरी इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, होल इंडिया पे, लेकिन प्रोवाइजो में एक्सेप्शन दे दिया कि नागालैंड पे नहीं होगा और ट्राइबल एरियाज पे नहीं होगा। उसके अंदर भी एक्सेप्शन दे दिया कि नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे सीआरपीसी का चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 एप्लीकेबल होगा। फर्दर खूबसूरती, एक मेन लाइन का फिर से एक्सेप्शन। मेन लाइन ये थी कि नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे इसके अलावा जो प्रोविजन बच गए, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के अलावा जो प्रोविजन बच गए, वो तो क्लियर कट है कि वो तो एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन उसका भी एक्सेप्शन इसी सेक्शन में लिखा है। वो कहता है कि कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? एक स्टेट गवर्नमेंट तो हो गई नागालैंड की, दूसरी उस स्टेट की गवर्नमेंट जहां पे ट्राइबल एरियाज आएगा। तो वो कंसर्न गवर्नमेंट में, ध्यान देना, में मींस उनकी डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो कंसर्न गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। बिना नोटिफिकेशन के नहीं, बाय नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और उस नोटिफिकेशन में लिख सकते हैं कि इनके अलावा भी जो बचे हुए प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, या उनमें से कुछ एक अप्लाई कर सकते हैं नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पर भी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और मे वर्ड का यूज किया है तो इसका मतलब वो कर सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कि करना ही करना है। हाँ, इनके लिए बाउंडेशन है, ये करने ही पड़ेंगे, ये पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड है। और यहां पे मर्जी है स्टेट गवर्नमेंट की कि सारे प्रोविजन लागू करें, उनमें से कुछ प्रोविजन लागू करें, और स्टेट के सारे पार्ट पे लागू करें, या स्टेट के किसी छोटे पार्ट पे लागू करें, किसी एक पार्ट पे लागू करें, ये उनकी मर्जी है। बट ये नोटिफिकेशन में उन्हें लिखना पड़ेगा। और एक डिस्क्रिप्शन दी गई है यहीं पे उनको कि ये जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के, इनमें वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। 3 तरीके के मॉडिफिकेशन याद रखने हैं, 3 तरीके के मॉडिफिकेशन। ये 3 वर्ड्स भी आप याद कर लेना, कभी एग्जाम में, कई बार मैंने एग्जाम में लिखा देखा है इन 3 वर्ड्स को। 3 वर्ड्स आप याद कर लेना। नंबर 1 सप्लीमेंटल, कुछ सप्लीमेंट करना चाहते हैं प्रोविजंस में, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो वो कुछ सप्लीमेंट करके भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सीआरपीसी के प्रोविजन में, यहां लागू करने के लिए नागालैंड में या ट्राइबल एरियाज में। बट कंडीशन फिर वही है कि नोटिफिकेशन में वो आपको लिखना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा। नंबर 2 इंसिडेंटल, अचानक से कुछ जरूरत पड़ गई तो मॉडिफिकेशन करके आप। कंसीक्वेंशियल, कुछ घटना घटी, उसके कंसीक्वेंट में आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो आप उनको भी मॉडिफाई करके प्रोविजंस में फिर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ये और एक एक्सेप्शन हुआ। तो कितने एक्सेप्शंस यहां पे आपको देखने को मिले? इस तरीके से ये सेक्शन 1 की सब सेक्शन 2
अभी पूरी नहीं हुई है, ध्यान देना, अभी भी पूरी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। आपने वर्ड्स तो पढ़ लिए, क्या वो वर्ड्स आपको समझ आ गए? अगर वो वर्ड समझ नहीं आए तो लॉ आपने अभी नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो अधूरा पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए यहां वर्ड यूज हुआ था इट एक्सटेंड, सीआरपीसी एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज इंडिया, क्वेश्चन उठता है व्हाट इज इंडिया। इंडिया कहां कहां होगा? क्या अमेरिका में भी इंडिया हो सकता है? क्या ब्रिटेन में भी इंडिया हो सकता है? तो इस इंडिया को जानने के लिए कि इंडिया क्या होगा, उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। ये रूल है एक इंटरप्रिटेशन का, एक रूल इंटरप्रिटेशन की मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसको भी जरूर देख लें, लॉ में बहुत काम आएगी। नोटिफिकेशन में मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो का। जब भी किसी वर्ड का मीनिंग निकालना चाहें तो सबसे पहले आप चेक करें उसी एक्ट में, जिस एक्ट में वो वर्ड लिखा है, कि उस एक्ट में इस वर्ड को डिफाइन किया गया है क्या। अगर उसी एक्ट में इस वर्ड को डिफाइन किया गया है तो इस वर्ड का मीनिंग वही निकालेंगे जो इस एक्ट में लिखा गया है, इससे बाहर जाके मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो इंडिया की डेफिनेशन यहां दी गई है और इंडिया की डेफिनेशन हम फिर आगे पढ़ेंगे और वही मतलब होगा इंडिया का। इंडिया का मतलब कुछ लोग समझेंगे जहां जहां लैंड है, नहीं, उससे भी आगे है, समुद्र में, पानी में भी जाके इंडिया है। कितनी दूर तक होगा वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी यहां पे इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी इंडिया अधूरा है, इसलिए सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 अधूरी है। नंबर 2, ये ट्राइबल एरियाज वर्ड यूज हुआ है यहां पे। ये ट्राइबल एरियाज क्या है आप बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाते हैं तो सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 अभी भी अधूरी है। तो हम ये ट्राइबल एरियाज को पढ़ेंगे और ये ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाता है। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन कहां दी गई है सीआरपीसी में, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होना चाहिए सीआरपीसी की सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के अंदर ही ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन दी गई है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो अभी इसीलिए मैंने कहा था कि इतना सब पढ़ने के बावजूद भी सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी अभी पूरी नहीं हुई है। तो कहीं क्वेश्चन आए आपके पास कि ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन कहां दी गई है सीआरपीसी के लिए, स्पेशली ध्यान रखना सीआरपीसी के लिए ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन कहां दी गई है, तो वो आंसर होगा सेक्शन 1 सब सेक्शन 2। और ट्राइबल एरियाज को हिंदी में जनजातीय क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन पे आता हूं। शुरुआत के जो वर्ड्स हैं वो ध्यान देना। इन दिस सेक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, कि इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स, मतलब यहां पे जो अब डेफिनेशन बताई जाएगी ट्राइबल एरियाज की, वो है ओनली फॉर दिस सेक्शन। कहीं और ट्राइबल एरिया वर्ड आपको लिखा मिलेगा सीआरपीसी में तो उसकी डेफिनेशन ये इससे अलग भी हो सकती है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड यूज किए गए हैं, लेजिस्लेचर ने किया है कि इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में ट्राइबल एरियाज मींस, ट्राइबल एरिया का मतलब होगा द टेरिटरीज, वो क्षेत्र which immediately before 21st day of January 1972, याद रखें इस डेट को, इंपॉर्टेंट डेट है ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन के लिए और आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए भी, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कभी कभी। 21st डे ऑफ जनवरी 1972 से जस्ट पहले जो एरियाज असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड किए गए थे, वो एरिया ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन में आएंगे सेक्शन नंबर 1 सीआरपीसी के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइबल एरियाज आपको कहां लिखे मिलेंगे, कहां जाएंगे ये सब पढ़ने के लिए? तो आप जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 6th शेड्यूल में जाएंगे। और 6th शेड्यूल में भी कहां जाएंगे? पैराग्राफ नंबर 20,
पैराग्राफ नंबर 20 नंबर पैराग्राफ में कहा 6th शेड्यूल के किसके शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में जाएंगे तो आपको ये वहां पे ट्राइबल एरियाज ऑफ असम लिखे मिल जाएंगे। लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 21 डे ऑफ जनवरी पहला महीना 1971, हाँ सॉरी 1972 नॉट 1 सॉरी। तो ये डेट आप इसको याद रखें कि इससे जस्ट पहले का मतलब 21 तारीख नहीं आएगी, इसमें 21 जनवरी नहीं आएगी, 20 जनवरी तक, क्योंकि उसने लिखा है इमीडिएट बिफोर, 21 से पहले 21 इंक्लूडिंग नहीं है। तो इस डेट से पहले जो एरिया असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड किए गए थे वो इस सेक्शन की डेफिनेशन के लिए ट्राइबल एरियाज काउंट किए जाएंगे। और इनको अगर आपने देखना है तो कहां मिलेंगे, ये भी इसी सेक्शन में लिखा है, अलग से नहीं बता रहा हूं मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में। ये तीनों नंबर आपको याद होने चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 6 एंड 20 और ये डेट, ये सब याद होनी चाहिए। अब ध्यान देना, फिर इस ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन के लिए और एक एक्सेप्शन लॉ में, मैं फिर बार बार आपको रिपीट करके कहूंगा कि एक्सेप्शन ही लॉ है। एक्सेप्शन को आप भूल गए तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसलिए ट्राइबल एरिया की जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। जो यहां बातें बताई गई इनके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो ट्राइबल एरिया में नहीं कंसीडर होंगी। वो क्या हैं? उन्होंने कहा है अदर देन दोज, उन एरियाओं के अलावा, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग, जो शिलांग की म्यूनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर, लिमिट के अंदर, कहां? म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलांग की लिमिट के अंदर जो ट्राइबल एरियाज आते हैं वो इस ट्राइबल एरियाज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये ट्राइबल एरिया की डेफिनेशन हुई। इतना समझने के बाद आप कह सकते हैं कि सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 आपको कंप्लीट हो गई है। लेकिन जब तक आप ये 6th शेड्यूल का पैराग्राफ 20 नहीं पढ़ लोगे, आप जाओ कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे 6th शेड्यूल में पैरा नंबर 20 पढ़ो और तब आप कहना कि अब कंप्लीट हमारी सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 2 हो गई है। अब मैं आपको छोटा सा बताता हूं ये डेट क्यों आई। क्यों से जब हम रीजन जान जाते हैं तो हमें फैक्ट्स याद भी हो जाते हैं कि ये 21 जनवरी 1972 क्यों आया, इसको ही क्यों बेस लाइन माना गया। तो उसके लिए ध्यान देना कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 पास हुआ था। और वो एप्लीकेबल कब से हुआ था, इनफोर्स कब हुआ था? वो 21 डे ऑफ जनवरी 1972 से हुआ था। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, रीऑर्गेनाइज किया गया था। उस वजह से कुछ एरिया, ट्राइबल एरियाज, असम के ट्राइबल एरियाज में इंक्लूड किए गए थे। इसलिए ये डेट यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो अब जाके ये डेफिनेशन पूरी हुई और सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 पूरी हुई। अब सेक्शन 1 की सबसेक्शन 3 और बचती है। हेडिंग अगर आप ध्यान दें तो हेडिंग क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। और ये कमेंसमेंट वाला पोर्शन सबसेक्शन 3 में था, ये रह जाता है। तो कमेंसमेंट के लिए आप याद रखेंगे जो मैं पहले भी बता चुका हूं, कमेंसमेंट कब से माना जाएगा सीआरपीसी का? 1 अप्रैल 1974। तो ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी ये कहती है कि सीआरपीसी का कमेंसमेंट, सीआरपीसी विल इन्फोर्स सिंस 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल इज फुल डे, आप उससे याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। और इस तरीके से सेक्शन 1 सीआरपीसी कंप्लीट होती है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे और आप नोट करेंगे और एक बार
अपने नोट्स को पढ़ लेंगे, हमेशा के लिए सेक्शन 1 क्लियर हो जाएगी। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर यहां से आता है तो उन फैक्ट्स को आप उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने के बाद आंसर देंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर अब सेक्शन 1 में से आप दे पाएंगे और कुछ यहां से आपको छूटा नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगता है, कोई डाउट लगता है कि इस सेक्शन में कोई डाउट आपको रह गया है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज कमेंट करें। मैं हर पर्सन के कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करूंगा, उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको कहीं ऐसा पढ़ने को पहले नहीं मिला हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं कंटिन्यू अब सीआरपीसी पे वीडियो बनाता रहूंगा, वो आपको मिलती रहें और आप आगे से पढ़ते रहें उनको। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे लॉयर और जुडिशरी का एग्जाम भी पास करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ लगा रहूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।